नमस्कार, मैं अर्जुन सोनकर, प्रवक्ता, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान अयोध्या। आप सभी बीटीसी प्रशिक्षुओं का आपके इस यूट्यूब डिजिटल मोड पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग उपस्थित हैं स्वतंत्रता के पूर्व व पश्चात भारतीय शिक्षा का इतिहास पर प्रकाश डालने के लिए कि भारतीय शिक्षा के इतिहास किस तरीके से, किन तिथियों में क्या क्या मेजर चेंजेज, क्या क्या मेजर कमीशन, क्या क्या मेजर समितियां गठित किए गए और उनका संक्षिप्त एक क्रोनोलॉजी, एक उनका जो आर्डर हुआ है उनको गठित करने का, उस पर हम लोग प्रकाश डालेंगे। और अगले जो भी अगला वीडियोज होगा उस पर हम लोग डिटेल एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। तो आज के इस सेशन में हम लोग स्वतंत्रता के पूर्व और स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय शिक्षा के संदर्भ में गठित होने वाली विभिन्न समितियां, विभिन्न आयोग और विभिन्न जो अधिकरण हैं उसके बारे में चर्चा परिचर्चा के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग आज का सेशन को शुरुआत करते हैं इस रूप में। जो स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय इतिहास है उसका विकास जो 16वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो जाता है, उसकी स्थापना के कुछ वर्षों बाद ही अपना स्वरूप लेना प्रारंभ हो जाता है। अपने प्रारंभिक स्वरूप में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मुख्य उद्देश्य भारत में था वो शिक्षा का विकास करना नहीं था, अपितु शिक्षा के आड़ में या शिक्षा की दिशा में जो ईसाई मिशनरियाँ थी, जो छोटे छोटे ग्रुप में वर्क कर रही थी बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे श्री रामपुर या उसके जो टेरिटरी परिक्षेत्र थे, उनके पीछे उनका अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना था। भारतीय लोगों को किसी भी प्रकार का शिक्षण के माध्यम से या दीक्षण के माध्यम से उनका शैक्षिक उत्कर्ष करना या उनका एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट करना उनका मुख्य उद्देश्य नहीं था। तो ईसाई मिशनरियों के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना अर्थात 16वीं शताब्दी के पश्चात के उसके प्रारंभिक वर्षों में उनका इन मिशनरियों के माध्यम से अपने रिलीजन, अपने धर्म का विकास प्रारंभ करना था। यह कहकर कि हम क्या कर रहे हैं, इसके माध्यम से आपको शिक्षित दीक्षित कर देने। स्वतंत्रता के पूर्व पहला प्रयास जिसके माध्यम से भारतीय शिक्षा के विकास में एक मील का जो पत्थर स्थापित हुआ, जिसके माध्यम से पहली बार भारतीय शिक्षा के और साहित्य के लिए 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया, वह था 1813 का चार्टर अधिनियम। अर्थात 1813 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के माध्यम से ही भारतीय शिक्षा के उत्कर्ष और विकास के लिए पहली बार 1 लाख रुपए का वित्त का प्रावधान ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा किया गया। बाद में इस 1 लाख रुपए का किस तरीके से व्यय हो, इसको लेकर के एक प्रमुख डिबेट भारतीय शिक्षा के इतिहास में उत्पन्न होता है, उसको हम लोग समझते हैं प्राच्य और पाश्चात्य का विवाद। यानी इस 1 लाख रुपए का जो व्यय है वो उसको भारतीय शिक्षा के लिए व्यय किया जाए, जो अरबी का साहित्य है, जो उर्दू का साहित्य है, जो संस्कृत का साहित्य है, या इस 1 लाख रुपए का व्यय अंग्रेजी साहित्य के लिए किया है, जो कि प्राच्य और पाश्चात्य के कंट्रोवर्सी के रूप में हमारे सामने आता है। तो कंपनी में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थे उसमें एक धड़ था जो इस बात का वकालत करता था कि इस 1 लाख रुपए का जो व्यय है वह पाश्चात्य शिक्षा के लिए किया जाए, यानी वेस्टर्न एजुकेशन जो इंग्लिश साहित्य है उस माध्यम से पढ़ाई करने के लिए इस 1 लाख रुपए का व्यय किया जाए। जबकि कंपनी के कुछ अधिकारी जैसे जेम्स प्रिंसेप और विल्किंस ऐसे थे जिनका मानना था कि इस 1 लाख रुपए का व्यय जो भारतीय साहित्य, संस्कृत साहित्य पर व्यय हो, उर्दू साहित्य पर व्यय हो, अरबी साहित्य पर व्यय हो। बाद में इसका समाधान 1833 ईस्वी में जब लॉर्ड टी.बी. मैकाले, थॉमस बेबिंगटन मैकाले गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के एक कानूनी सलाहकार के रूप में आता है, तो वह जो गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे उन्होंने टी.बी. मैकाले को यह दायित्व सौंपा कि आप इस जो प्राच्य और पाश्चात्य का विवाद है इसका हल सुझाने के लिए उपयुक्त रिकमेंडेशन दीजिए। तो उसने एक लॉर्ड मैकाले मिनट्स जो कि 1835 में लॉर्ड मैकाले के द्वारा पेश किया गया, उसके माध्यम से उसने इस प्राच्य पाश्चात्य विवाद का समाधान पेश किया और उसने बताया कि जो भारत में शिक्षा का माध्यम होना चाहिए वो अंग्रेजी होना चाहिए, और जो 1 लाख रुपए का व्यय है वह सरकार उसमें अंग्रेजी साहित्य पर भी क्या कर सकती है, व्यय कर सकती है। और उसने अपनी इस रिकमेंडेशन में 1835 के मैकाले मिनट्स में उसका एक स्टेटमेंट
कि जो अंग्रेजी साहित्य की एक अलमारी पूरे भारत के हिंदी, संस्कृत और अरबी के साहित्य से बढ़कर है। अर्थात अंग्रेजी साहित्य क्या है, जो इंग्लिश लिटरेचर है, वह अधिक वैज्ञानिक है, वह लोगों का अधिक से अधिक उत्कर्ष कर सकता है। तो इस मैकाले मिनट्स के माध्यम से उसने इस प्राच्य पाश्चात्य विवाद का समाधान किया तथा उसने भारत में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी की नींव को स्थापित किया। उसका यह विचार था कि भारत में जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं वे विचार वेशभूषा से तो वे लोग भारतीय हों, लेकिन विचार से, विश्वास से, अपनी धारणाओं से, अपने सोच से वे लोग अंग्रेज हों। और उसने इस मैकाले मिनट्स के माध्यम से उसी को स्थापित करने का प्रयास किया। तो अभी हम लोग चर्चा पर चर्चा को अगर कंटिन्यू करेंगे तो हम लोग समझ नहीं पाएंगे। हम लोग सिर्फ क्रोनोलॉजी को देखते हैं कि किस तरीके से ये डिफरेंट कमीशन और समितियां गठित किया गया। तो पहला जो प्रयास किया गया था भारतीय शिक्षा के उत्कर्ष के लिए स्वतंत्रता से पूर्व, वो ईसाई मिशनरियों द्वारा किया गया था बंगाल के कुछ परिक्षेत्र में। दूसरा जो मेजर रोल जिसके द्वारा तय किया गया भारतीय शिक्षा की उत्कर्ष और विकास के लिए, वह था 1813 का चार्टर अधिनियम। उसके बाद जो आता है एक प्रमुख आता है जिसको कि हम लोग वुड डिस्पैच के नाम से जानते हैं, 1854 का वुड घोषणा पत्र। एंड वुड घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का महाअधिकार पत्र भी कहते हैं, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन। यानी इसके माध्यम से भारतीय शिक्षा के संदर्भ में मेजर इनिशिएटिव लिए गए, एक ड्रास्टिक चेंज लाने के लिए कुछ अभिप्रेत व्यक्त किए गए। जैसे हर प्रांत में एक शिक्षा विभाग गठन किया जाएगा। ग्रांट इन एड, अर्थात जो शिक्षा है उसके लिए सहायता अनुदान प्रदान किया जाएगा। उसका नींव भी इस शिक्षा महाधिकार पत्र अर्थात 1854 को घोषणा के माध्यम से किया गया। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण जो लंदन का लीड्स यूनिवर्सिटी था, उसके तर्ज पर भारत में 3 विश्वविद्यालय गठित किए गए, मद्रास यूनिवर्सिटी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी और बॉम्बे यूनिवर्सिटी, इस 1854 के उद्घोषणा के पत्र के माध्यम से। दूसरा जो कमीशन आयोग आता है जिसको गठित किया जाता है भारतीय शिक्षा के उत्कर्ष के लिए, 1882 में आता है, जिसको कि हम लोग हंटर कमीशन के रूप में जानते हैं, जिसका प्रमुख कार्य था कि जो 1854 उद्घोषणा पत्र था उसका समीक्षा करना, उसका रिव्यू करना कि उसके द्वारा जो उद्देश्य, जो ऑब्जेक्टिव डिफाइन किए गए थे उसके माध्यम से कितना अभी तक प्रगति हुआ है। यह था 1882 का हंटर कमीशन। इसके बाद जो अगला आयोग गठित होता है वह है 1904, लॉर्ड कर्जन उस समय के गवर्नर जनरल था, जिसके निर्देशन में भारतीय शिक्षा अपना स्वरूप, अपना दिशा रूप निर्धारित करती है। और उसने विश्वविद्यालय शिक्षा को अधिनियमित करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, डायरेक्ट करने के लिए 1904 में रैले कमीशन के माध्यम से विश्वविद्यालय अधिनियम पारित कराया, जिसके माध्यम से जो सरकारी शिक्षा व्यवस्था थी उस पर ब्रिटिश सरकार का और मजबूत पकड़ स्थापित हुई। इस दिशा में अगला जो कमीशन गठित किया अंग्रेजों के द्वारा भारतीय शिक्षा के संदर्भ में वह था सैडलर कमीशन, जिसको कि हम लोग कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के माध्यम से भी जानते हैं, जिसके 2 सदस्य जो थे इस कमीशन के, जियाउद्दीन अहमद और डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी, वे लोग हिंदू थे। यानी उसके जो इस कमीशन में 2 भारतीयों को शामिल किया गया, जियाउद्दीन अहमद और डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी, जो कि कलकत्ता विश्वविद्यालय में किस प्रकार के विश्वविद्यालय शिक्षा को बढ़ाया जाए, उसका प्रसार किया जाए, उससे संबंधित रिकमेंडेशन देना था। अगला जो स्वतंत्रता पूर्व भारतीय शिक्षा में जो गठित किया गया 1829 में हर्टॉग कमीशन आता है। हर्टॉग कमीशन नॉट बट हर्टॉग समिति, सर फिलिप हर्टॉग के नियंत्रण में एक समिति गठित की गई जिसको सुझाव देना था कि प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में कैसे हम लोग और बेहतर परिवर्तन लाए और जो लिटरेसी रेट है उसको कैसे हम लोग इंक्रीज करें। तो 1829 में सर फिलिप हर्टॉग के निर्देशन में इस हर्टॉग समिति को गठित किया गया। अगला जो स्वतंत्र भारत के पूर्व कमीशन गठित किया गया, मेजर जो था वह थी 1947 का वर्धा शिक्षा योजना। यानी इस वर्धा शिक्षा योजना के माध्यम से पहली बार महात्मा गांधी ने भारतीय विचारधारा पर आधारित एक क्राफ्ट सेंटर्ड, एक शिल्प आधारित शिक्षा को भारत में अनिवार्य और निःशुल्क रूप से स्थापित करने का वकालत किया। और उन्होंने यह बल दिया जो भारत में शिक्षा हो वो अपनी मातृभाषा में दिया जाए और जो वह शिल्प आधारित हो, क्राफ्ट सेंटर्ड हो,
जिससे जो उसमें कार्य करने वाले शिक्षक हैं उनके सैलरी, उनके जो वित्तीय फाइनेंशियल जो महत्वपूर्ण समस्या उस समय का था उसका भी समाधान होगा। इसके साथ जो हमारे बच्चे हैं उसमें स्वावलंबन का भाव पैदा होगा। वे लोग क्या होंगे, वे लोग उत्पादन से जुड़ेंगे, वो प्रोडक्शन से जुड़ेंगे और उनको कार्य के प्रति एक सम्मान का भाव जागृत होगा। लेकिन इस 1937 की वर्धा शिक्षा योजना के 2 वर्ष बाद ही अंग्रेजों के द्वारा भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में झोंक दिया गया, जिसके फलस्वरूप इस वर्धा शिक्षा योजना जमीनी स्तर पर आकार लेने में सफल नहीं हो सकी। अगला जो कमीशन गठित किया जाता भारतीय शिक्षा के संदर्भ में सन 1944 में, जिसको कि हम लोग जानते हैं सार्जेंट कमीशन। तो 1944 में इस सार्जेंट कमीशन ने भारतीय जो द्वितीय विश्व युद्ध के फलस्वरूप भारतीय शिक्षा पद्धति का, भारतीय अर्थव्यवस्था का, भारतीय पॉलिटी का या जो भारतीय सामाजिक व्यवस्था में जो कुछ चीज़ें भ्रष्ट हो गई थी उसका कैसे एजुकेशन रिकंस्ट्रक्ट किया जाए, उसको कैसे पुनर्संरचित किया जाए, इससे संबंधित इस कमीशन ने अपना सुझाव दिया। इसके अलावा इसने एक प्रमुख सुझाव दिया फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, यानी इसने निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था का रिकमेंड किया। 6 to 11 ईयर, जो इसमें 6 से 14 वर्ष है, इस सार्जेंट कमीशन ने उसको 6 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करने का सुझाव दिया। इसके अलावा इस कमीशन ने यूनिवर्सल लिटरेसी विद इन 40 ईयर ऑफ इट्स इंट्रोडक्शन, यानी जो हम सार्वभौमिक साक्षरता है उसको इस सार्जेंट कमीशन के 30 वर्ष के भीतर ही प्राप्त करने का लक्ष्य व्यक्त किया गया। अर्थात 1984 में हम जो यूनिवर्सल लिटरेसी रेट है, सार्वभौमिक साक्षरता दर है, उसको प्राप्त कर लेंगे, ऐसा अभिप्रेत इस सार्जेंट कमीशन में व्यक्त किया गया। यह था स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय शिक्षा का एक संक्षिप्त इतिहास। इसके अलावा जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम लोग जो और डिटेलिंग में एक एक कमीशन के बारे में पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग संक्षिप्त रूप में उसका एक क्रोनोलॉजी देख रहे हैं कि किस तरीके से भारतीय शिक्षा स्वतंत्रता के पूर्व पश्चात में विकसित हुई। तो और अगला जो प्रारूप है वह है स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय शिक्षा में गठित प्रमुख आयोग व समितियां। तो स्वतंत्रता के जस्ट 1 वर्ष बाद ही यानी 1948 में राधाकृष्णन, उस समय तत्कालीन उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन साहब के नेतृत्व में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग गठित किया गया, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन गठित किया गया, जिसको यह जिम्मा सौंपा गया कि आप इस बात को निर्धारित कीजिए कि जो स्वतंत्र एक देश है, एक जो स्वतंत्र अभी हाल में जो देश स्वतंत्र हुआ उसके लिए किस तरीके से विश्वविद्यालय शिक्षा निर्धारित किया जाए, उसके जो भी नागरिक हैं उनको कैसे एक ह्यूमन रिसोर्स के रूप में डेवलप किया जाए, उसकी अर्थव्यवस्था को और कैसे मजबूत किया जाए, उसके नागरिकों को और कैसे उन्नतशील और प्रगतिशील बनाया जाए, इससे संबंधित सुझाव देना था। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन या जिसको सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग भी कहते हैं 1948। अगला जो कमीशन गठित होता है वो 1952 में, जिसको हम लोग सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन बोलते हैं, माध्यमिक शिक्षा आयोग, या इसके अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर के नाम के फलस्वरूप हम इसको मुदालियर कमीशन भी जानते हैं, जिसने अपना माध्यमिक शिक्षा को कैसे और प्रोफेशनलिज्म से जोड़ा जाए, उसको कैसे और व्यावसायिक बना जाए, इससे संबंधित उसने सुझाव दिया। अगला जो भारतीय शिक्षा के संदर्भ में आयोग गठित होता है वो यूजीसी था, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। 1956 में उससे संबंधित एक भारतीय संसद द्वारा अधिनियम पारित किया गया और उसको एक स्टैट्यूटरी सांविधिक स्थिति प्रदान की गई इस यूजीसी को, जिसका जिम्मा सौंपा गया कि आप पूरे देश की विश्वविद्यालय शिक्षा को कंट्रोल, कोऑर्डिनेट और रेगुलेट करने के लिए जिम्मेदार हैं। अगली जो संस्था भारतीय शिक्षा के संदर्भ में कमीशन आयोग गठित होता है वो है कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन जिसके रिपोर्ट को हम लोग एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट के रूप में भी जानते हैं, यानी इसके रिपोर्ट का जो नाम है उसको हम लोग एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट भी कहते हैं, जो कि 1964 से 66 के बीच में गठित किया गया। और जो DS कोठारी थे, दौलत सिंह कोठारी, उस समय यूजीसी के चेयरमैन थे। तो इसने स्वतंत्र भारत के पश्चात यूजीसी के बाद भारतीय शिक्षा में
10+2+3 जो एक नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन है उसके प्रारूप को भारत में कैसे लागू किया जाए, इससे संबंधित सुझाव इस कोठारी कमीशन ने दिया। इसके 2 वर्ष बाद 1968 में प्रथम बार जो कोठारी कमीशन के द्वारा जो सुझाव दिए गए उसको ज़मीनी स्तर पर क्रियान्वित करने के लिए पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई, लेकिन उसमें राजनीतिक अस्थिरता का दौर चल रहा था, जिसके फलस्वरूप इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के रिकमेंडेशन को, सुझावों को ज़मीनी स्तर पर क्रियान्वित या लागू नहीं किया जा सका और वह उसके जो रिकमेंडेशन थे वे धरे रह गए। अगला जो प्रमुख कमीशन या जो गठित होता हुआ आता है न्यू NPE, न्यू पॉलिसी ऑन एजुकेशन, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, जो कि तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के रेजिम में लागू किया गया था। यानी जो उस समय जो प्रधानमंत्री थे वे राजीव गांधी थे, जिन्होंने इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति NPE 1986 के माध्यम से पूरे भारत का एक ड्रास्टिक चेंज, कैसे पूरे भारत को एक कौशल भारत के रूप में विकसित किया जाए, उन्होंने इसके माध्यम से एक महत्वपूर्ण प्रयास किया। और इसका पूरा जो NPE है वो 12 चैप्टर्स में 12 अध्यायों में इसके क्या क्या मेजर रिकमेंडेशन है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। अगला जो होता है इस NPE का जो प्रोग्राम ऑफ एक्शन लाया गया, कार्य योजना लाया गया 1992 में, POA प्लान ऑफ एक्शन 1992 में कि जो भी सुझाव रिकमेंडेशन 1986 में दिए गए हैं उनका रिव्यू किया जाके उनके प्रावधानों को हम लोग किस स्तर तक, किस सीमा तक लागू करने में सफल हुए हैं, तो उसको कार्य योजना प्लान ऑफ एक्शन 1992 के माध्यम से देखा गया। अगला जो आयोग या कमीशन गठित किया गया भारतीय संदर्भ में स्वतंत्रता के पश्चात वह था NCT, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। उसको उस समय भारतीय संसद द्वारा 1993 के अधिनियम के माध्यम से उसको एक स्टैट्यूटरी स्टेटस प्रदान किया, उसको सांविधिक शक्ति प्रदान किया गया पूरे देश में अध्यापक शिक्षा को नियमित, नियंत्रित और उसको विकसित करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए NCT को लाया गया। NCT से संबंधित जो एक समिति 1773 से कार्य कर रही थी, लेकिन वह पावर्स के अभाव में, शक्तियों के अभाव में वह अपने दायित्वों को, जिम्मेदारियों को सुचारू रूप से करने में सक्षम नहीं था। उसी कमियों को दूर करने के लिए सन 1993 में इससे संबंधित अधिनियम पारित किया गया। अगला जो मेजर भारतीय शिक्षा के संदर्भ में डॉक्यूमेंट एक आता है जिसको कि हम लोग NCF के रूप में जानते हैं, NCF 2005, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, अर्थात राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। तो इसके माध्यम से स्कूली व्यवस्था में जो सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं उसमें किन प्रकार के पेडागॉजिकल रूल्स को, किस प्रकार के पेडागॉजिकल प्रिंसिपल को, किन चीज़ों को भारतीय शिक्षण पद्धति में समाहित किया जाए और एजुकेशन के माध्यम से हम अपने आने वाली पीढ़ियों में क्या विकसित करें, हमारा मेजर कंसर्न क्या हो, इस NCF के माध्यम से उसको लाया गया, उसको ज़मीनी स्तर पर प्रारंभ किया गया। और इस NCF को बेस करते हुए नई किताबें, एक नया डिबेट पूरे शैक्षिक, पूरे एकेडमिक जो अकेडमी हमारी है उसमें उसने ओरिजिनेट किया, उसने एक अपना रूप लिया। और इस दिशा में अगला जो मेजर बदलाव लाया गया भारतीय शिक्षा के संदर्भ में वह था RTE 2009, फ्री एंड कंपल्सरी राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के माध्यम से जो हमारे 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क शिक्षा का जो एक कानूनी संवैधानिक बाध्यता हमारी अनुच्छेद 45 में था, उसको हमने जो 10 इस संविधान लागू होने के 10 वर्ष के भीतर लागू करना था, उसको हम लोग 1 अप्रैल 2010 को जम्मू कश्मीर को छोड़ करके पूरे देश में इस शिक्षा का अधिकार अधिनियम को लागू किए। और जो हमारे 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनके लिए हम लोग शिक्षा का प्रावधान करने में सक्षम हो गए। और अगला जो टीचर थे उनके लिए NCFTE, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन नाम से MHRD के प्रयास और NCT के द्वारा NCFTE, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, यानी जो अध्यापक शिक्षा है उसमें क्या
पाठ्यक्रम हो, उसमें क्या करिकुलम, उसमें क्या पाठ्यचर्या, जिसके माध्यम से हम और अधिक दक्ष और अधिक प्रोफेशनल और अधिक कुशल शिक्षकों को पूरे देश में ओरिजिनेट कर सके, उनको ला सके, उसको ध्यान में रखते हुए NCFTE 2009 को लाया गया, नेशनल करिकुलम फॉर टीचर एजुकेशन। लेटेस्ट जो एजुकेशन से रिलेटेड समिति था वह था वर्मा कमेटी, जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश, उनके निर्देशन में एक वर्मा कमेटी डिफाइन किया गया था, जिसको कि जो भारत में जो शिक्षा का एक क्वालिटी था, जो डिटेरियोरेट कर रहा था, जो उसको डाउन हो रहा था, उस क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, उसकी क्वालिटी को निरीच करने के लिए वर्मा कमेटी को गठित किया गया, जिसने अपना रिकमेंडेशन दिया कि जो भारत में जो टीचर एजुकेशन की जो संस्थाएं हैं उनकी मशरूमिंग को कंट्रोल किया जाए, और ऐसी शिक्षा संस्थाएं जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां पर फैकल्टी मेंबर्स पर्याप्त मात्रा में न हो, उनको बंद कर दिया जाए। और इसी के रिकमेंडेशन को ध्यान में रखते हुए जो B.Ed था, 1 ईयर प्रोग्राम था, उसको 2 ईयर 2 वर्ष में लागू किया गया। यह था स्वतंत्रता के पूर्व पश्चात की भारतीय शिक्षा की संक्षिप्त जानकारी, जिसको कि हम लोगों ने इस सेशन में समझने का प्रयास किया है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग एक एक कमीशन, एक एक समितियों के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।